अब देखो, तो मैं क्या बात कर रहा हूं, सेकंड पॉइंट क्या आ गया, जैसे आपको पता 2014 में आंध्र प्रदेश को बाइफरकेशन किया गया, एक नया स्टेट बनाया गया। तो उसको लेके क्या हो गया, सब जो बिल लाया गया 2014 में, वो बिल पार्लियामेंट में पास हुआ होगा बाय सिंपल मेजोरिटी से। ठीक इसी तरीके से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 जब आया पार्लियामेंट में, उसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया गया। जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया, दो नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई। वो जो बिल था वो भी सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से क्या हो गया, पास हो गया। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? रवि कहानी समझ आई? सर थोड़ा फिर से रिपीट करना एक बार फिर से, क्योंकि मैं लेट हो मैंने गया, बोला, ज्वाइन नहीं। जैसे मैंने बोला कि 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना नया स्टेट बना, एक बिल पार्लियामेंट में आया होगा। एक उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया। तो वो जो बिल था ना, वो बिल भी सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में क्या हुआ, पास हुआ। ठीक है, तो अगर कोई नई स्टेट बनानी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट का मतलब एक स्टेट को तोड़ के जहां यूनियन टेरिटरी बनानी है, जहां दो स्टेट्स बनानी है, वो जो बिल होगा वो सिंपल मेजोरिटी से बिल क्या होगा, आपका पास होगा। अगर एरिया को लेके बॉर्डर कुछ बदलाव कर रहे हो आप लोग, ठीक है, बाउंड्री आगे पीछे कर रहे हो आप लोग, अगर स्टेट के नाम में भी अगर आप लोग कोई बदलाव लाते हो, उसको परटेनिंग जो भी बिल होगा वो हमारा सिंपल मेजोरिटी से बिल हमारा पास होगा। दैट विल बी पास इन द पार्लियामेंट बट ओनली सिंपल मेजोरिटी से बिल क्या होगा, पास होगा। पहले बताओ बात समझ आई? हाँ बताओ बात समझ आई? सिंपल है। अब मेरे को एक बात बताओ, सेकंड पॉइंट क्या आ गया, इवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको लेके शायद मैंने आपसे ट्रिक शेयर किया है या नहीं, आपको मैंने बताया था तू भी जा मजा कर। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट के दो हाउस है, एक लोअर हाउस आ गया हमारा लोकसभा और अपर हाउस आ गया हमारा राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार से 28 स्टेट में से 6 स्टेट्स ऐसी हैं यहां पे अपर हाउस है, मतलब यहां पे हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती। बात समझ? तो टी से मतलब हो गया हमारा तेलंगाना, टी से मतलब हो गया हमारा तेलंगाना, और यू से मतलब हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, बी से मतलब हो गया हमारा बिहार, जे से मतलब हो गया हमारा झारखंड, ए से मतलब हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, एम से मतलब हो गया हमारा महाराष्ट्र, जे से मतलब था जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर अब नहीं है, अब के आर से मतलब हो गया कर्नाटका। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और जे क्या आ गया 7। एक मिनट, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तू भी जा मजा कर, तू भी जा 6 होंगे सर। अंधे तू भी जा मजा कर, अंधे से अंधे तू स्टार्ट भी है जा ना। मजा कर, अंधे तू भी जा मजा कर। यस, तो के आर से मतलब हो गया कर्नाटका, यहां से मतलब हो गया महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर था, यहां से हो गया बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 6 मैं कौन सा एक्स्ट्रा ले गया अभी, एक्स्ट्रा कौन सा ले गया मैं, झारखंड ले गया एक्स्ट्रा, झारखंड नहीं, झारखंड नहीं। अंधे तू भी जा मजा कर, ये था भाई पॉइंट, क्या था, अंधे तू भी जा मजा कर, इसको लेकर आऊंगे, अंधे तू भी जा मजा कर, ऐसे अंधे तू भी जा मजा कर। ठीक है, ये बच्चे लिख लेना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश,
बिहार, जम्मू कश्मीर अब डिलीट हो चुका है, महाराष्ट्र और ये क्या आ गया हमारे पास, कर्नाटक। तो आज के प्रेजेंट पोजीशन क्या है कि आउट ऑफ 28 स्टेट्स देयर आर ओनली 6 स्टेट्स विच आर हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेशन। वहां पे 2 हाउस एग्जिस्ट करते हैं, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स अपर हाउस ऑफ द स्टेट, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब मेरी एक बात सुनो, तो किसी स्टेट में से, जैसे 6 स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मन करेगा कि आंध्र प्रदेश से लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म करना है, उसको लेके बिल सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आएगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल को आंध्र प्रदेश से खत्म कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, क्रिएशन, किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है, उसको लेके जो बिल जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और वो बिल जो है सिंपल मेजॉरिटी से क्या होगा, पास होगा। तो कहने का मतलब, इस पॉइंट का बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेके आना या वहां से एबॉलिशमेंट करवाना, ये पावर पार्लियामेंट के पास होती है और पार्लियामेंट ऐसे बिल को सिंपल मेजॉरिटी से क्या कर सकता है, पास कर सकता है। बात समझ आई? तो एक बात बड़ी मजेदार बात, मान लो कोई बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, तो वहां पे क्या किया, जैसे मान लो समाजवादी पार्टी ने इस बिल का बाइकाट किया, ठीक है, और जो रूलिंग गवर्नमेंट के साथ मान लो समाजवादी पार्टी क्या थी, अगेंस्ट में थी। अब बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास होना है, तो जो सरकार सेंटर में होगी उसके लिए तो मजे हो गए, वो मेंबर पार्लियामेंट क्या करेंगे, वॉकआउट कर जाएंगे, तो बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाना उनके लिए और आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उसका मोर देन 50% रिक्वायरमेंट है बिल को पास करवाना। तो ऐसे बिल जिनको सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है, तो वो सरकार, रूलिंग गवर्नमेंट जो बिल लेके आई है, उसके लिए बड़ी फेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर दी जाती है अगर उस बिल का बाइकाट किया जाता है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अदर छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज है वो वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट करने का मतलब, जब वोटिंग पड़नी थी, वोटिंग पड़ने से पहले ही, मतलब जैसे बोलते हैं ना, बंक मार के चले जाना कि हमने लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग, इस बिल की लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स में हमने पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो सरकार के लिए तो मजा हो गया, वो बिल जो है वो बड़ी आसानी से क्या हो जाता, पास हो जाता है। ठीक है, तो अवेलेशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। तो ऐसे बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है। उसके बाद ये लिखा हुआ सेकंड शेड्यूल, तो सेकंड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ बताओ, सेकंड शेड्यूल में क्या होता है बताओ। ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसको ऊपर वाले को मैं साफ कर रहा हूं, इसको ऊपर वाले को अब मैं क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। बताओ सेकंड शेड्यूल का क्या मतलब हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड शेड्यूल, बताओ अंजलि। सर सैलरी एंड एमोलेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हो गया, स्पीकर हो गया, इनके बारे में स्पीकर हो गया, तो इनकी सैलरी या अलाउंसेस में कुछ बदलाव लेके आना है, कम करनी है, ज्यादा करनी है, कम तो करेंगे नहीं, ज्यादा ही करेंगे, या कोई और बेनिफिट इनको प्रोवाइड करना है, तो पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो बिल सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास हो जाएगा, लोकसभा में भी राज्यसभा में, सिंपल बात है। तो सेकंड शेड्यूल को लेके कोई भी बिल पास होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ गया क्योरम इन द पार्लियामेंट, ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाना है जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा, लेकिन क्योरम का क्या मतलब होता है वो सुनना पड़ेगा। अब आप लोग मुझे बताओ, पार्लियामेंट में मेंबर पार्लियामेंट, लोकसभा में स्ट्रेंथ कितना है, 543 मेंबर पार्लियामेंट है, लोकसभा में 543 मेंबर पार्लियामेंट है, तो इसका 10% कितना होगा, 10% होगा इसका 54 पॉइंट, ये आएगा आपका 55 मेंबर पार्लियामेंट, मान के चलो कितना हो गया, 55 मेंबर पार्लियामेंट। और राज्यसभा का जो स्ट्रेंथ है वो है 250 मेंबर पार्लियामेंट, 250 मेंबर पार्लियामेंट, राइट। और इसका 10% हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 250 का 25 मेंबर पार्लियामेंट हो जाएगा,
तो 55 ऊपर हो गया लोकसभा में और 25 मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में। तो देखो ये क्या है शबाद, 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है 250, लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है 55 और 543, इसका 10% निकल के आया 54.3, लेकिन आपने क्या जाना, एक आगे चलना 55 मेंबर पार्लियामेंट। क्या मतलब हुआ, मान लो क्या हुआ कि आज 4 सितंबर है, ठीक है, कल 5 सितंबर को सारे मेंबर पार्लियामेंट बंक मार गए थे, सिर्फ 50 मेंबर पार्लियामेंट जो थे वो लोकसभा में पहुंचते हैं। लोकसभा की प्रोसीडिंग, मान लो क्लास में बच्चे कितने हैं 543 बच्चे हैं जी क्लास में, लेकिन बारिश की वजह से या किसी और कारणवश क्लास में सिर्फ 50 बच्चे ही पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट का प्रोसीजर क्या कहता है, एज पर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, अगर उस दिन जितना पार्लियामेंट का टोटल स्ट्रेंथ उसका 10% से कम अगर लोग उस हाउस में प्रेजेंट हैं तो उस दिन इन 50 को भी क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। नो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग विल अकर ऑन दैट डे बिकॉज 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस शुड बी प्रेजेंट फॉर लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा। कहने का मतलब क्या हो गया, मतलब अगर 54 मेंबर पार्लियामेंट भी आए तो उस दिन छुट्टी, उस दिन लोकसभा में काम ही नहीं होगा। अगर मान लो 56 लोग आए हैं उस दिन, तो भाई उस दिन जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होगी, इसको बोलते हैं क्योरम इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, ठीक है। लोकसभा का जो वर्किंग है ना, पहले क्वेश्चन आवर होता है उसका, फिर 0 आवर होता है, फिर इनका मेन सेशन चलता है, 3 सेशन चलते हैं दिन में इनके। तो वो सेशन जो है तभी चलता है अगर 10% ऑफ द मेंबर्स एटलीस्ट दे शुड बी प्रेजेंट। अगर उनका स्ट्रेंथ 10% से कम है तो उस दिन ना ही लोकसभा की प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। अगर राज्यसभा में भी 25 मेंबर पार्लियामेंट से कम लोग आए हैं, मान लो 24 लोग आए, तो उस दिन राज्यसभा का फंक्शनिंग में नहीं होगा। तो क्योरम कितना रखना है, क्योरम रखा हुआ है आज के समय में 10% रखा हुआ है। अगर मान लो कल को सरकार चाहती है कि 10% से बढ़ा के हम लोग 15% कर दें या 10% से घटा के हम लोग 8% कर दें, तो ऐसा कोई बिल पार्लियामेंट में आता है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से क्या होगा, पास होगा। सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल क्या होगा, पास होगा। मुझे बताओ आपसे क्योरम से क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्योरम ऑफ द पार्लियामेंट, व्हाट डू यू मीन बाय क्योरम ऑफ द पार्लियामेंट। शाबाश रविकांत जी। सर जिसमें टोटल मतलब 10% ऑफ नंबर जो मेंबर्स होंगे वो प्रेजेंट होने चाहिए अगर प्रोसीडिंग करनी हो किसी भी चीज की। हाँ, लोकसभा की वर्किंग तभी होगी अगर 10% मेंबर जो है प्रेजेंट होंगे, तो क्योरम बोलते हैं। क्योरम मतलब समझ आया, क्योरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पार्लियामेंट, ठीक है, शुड बी प्रेजेंट आइदर इन लोकसभा राज्यसभा, दोनों के लिए डिफरेंट है। लोकसभा के लिए 55 मेंबर का कंडीशन है, राज्यसभा के लिए 25 मेंबर पार्लियामेंट, तभी पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा की प्रोसीडिंग जो है चलती है, अदरवाइज उस दिन सबको छुट्टी हो जाती है, उस दिन सबको छुट्टी, मजे करो। समझ आ गया, चले आगे। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्योरम इन द पार्लियामेंट में। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर पार्लियामेंट। ये भी समझ आ गया, मेंबर पार्लियामेंट का सैलरी को बढ़ाना है, अलाउंसेस को बढ़ाना है, तो भाई उसको लेके जो बिल होगा वो भी सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। जैसे लोकसभा का काम शुरू होता है 11 बजे,
11 से 12 बजे होता है क्वेश्चन आवर, 12 से 1 बजे तक होता है 0 आवर, 1 से 2 बजे तक होता है लंच ब्रेक, और 2 से 5 बजे तक होता है उनका जो मेन फंक्शनिंग जो होती है, वर्किंग होती है। बात समझ आई? और 5 बजे इनको छुट्टी। तो कितने घंटे दिन में काम किया ना? 5 घंटे दिन में काम करते हैं मेंबर पार्लियामेंट। अच्छा, एक बात और, दूसरा, पार्लियामेंट में कोई मेंबर पार्लियामेंट आएगा तो उनका ड्रेस कोड रखा हुआ है। ड्रेस कोड आपको पता ही है, व्हाइट कलर का पहन के जाते हैं, जो कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं, ड्रेस कोड है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर या तो आपको इंग्लिश भाषा बोलनी है या आपको हिंदी भाषा बोलनी है। ठीक है? पार्लियामेंट के अंदर उसकी फंक्शनिंग की देखरेख जो है वो लोकसभा में स्पीकर देखेगा और राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन देखेगा। तो प्रोसीजर पार्लियामेंट के रूल्स में कुछ भी अगर बदलाव लेके आना है, तो अगर कोई बिल लेके आते हैं तो वो बिल भी हमारा सिंपल मेजॉरिटी से क्या होगा, पास होगा। उसके बाद क्या है, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। अब आप लोग मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट में आज के समय में टोटल जज कितने हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, बताओ कितने जजेस हैं? बिल्कुल करंट अफेयर का टॉपिक है, और रिसेंटली बड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई है, 10 पोस्टें खाली थी वहां पे। बताओ सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस कितने? बताओ सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है टोटल, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? टोटल है 34, 33 जजेस आ गए और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब बताओ इस वक्त इंडिया का चीफ जस्टिस कौन है? हो ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बताओ। एन वी रमन, यस, एन वी रमन आज के समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है? रिसेंटली 10 वैकेंसी खाली थी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, 9 अपॉइंटमेंट हुई है, 9 अपॉइंटमेंट हुई है अभी, और इन 9 में से 3 जो है वो फीमेल्स हैं, 3 जो है उसमें से क्या है, फीमेल्स। आपको क्या करना है, उन 3 फीमेल्स के अगर हो सके तो नाम जो है वो आप लोग याद कर लेना, इसको लिख लेना आप, ठीक है? और इन 3 फीमेल्स में से एक फीमेल का एक्सपेक्टेड है कि 2027 में शी माइट बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनती है तो भारत के इतिहास में या जुडिशियल फंक्शनिंग में, ठीक है, भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। आज तक कोई भी फीमेल जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है, हाई कोर्ट के हैं, ठीक है, जजेस बने हैं जी, जजेस बने हैं, लेकिन कोई फीमेल आज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो नहीं बनी। ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे, उसको लेके अगर कोई पार्लियामेंट में बिल आता है तो वो बिल जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होगा। और दूसरा, इसके साथ अगर सुप्रीम कोर्ट को और ज्यादा राइट्स देने हैं, और ज्यादा ज्यूरिडिक्शंस देने हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या ज्यूरिडिक्शंस हैं, इसको लेके जब सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां आपसे बात करूंगा। उसके बाद क्या आ गया, सिटीजनशिप वाला पॉइंट है। जब आप शायद एक दिन पूछ भी रहे थे मेरे से कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया 2019 में, क्या है उसका कंटेंट आपको पता है? तो सिटीजनशिप को बिल जो है पार्लियामेंट में आया, और आपको पता होना चाहिए जो सिटीजनशिप, किसको सिटीजनशिप देनी है या नहीं देनी है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। ठीक है? तो सिटीजनशिप को लेके कोई भी बिल अगर कोई बदलाव लाया जाता है
तो वो बिल जो है वो सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से क्या होगा, पास होगा। बात समझ आई। उसके बाद क्या है, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब आपको पता है पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है। हर 18 साल का बंदा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, जिस मर्जी रिलीजन से बिलोंग करे, जिस मर्जी रेस से बिलोंग करे, जिस मर्जी जगह से बिलोंग करे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, हर वो आदमी जो 18 साल या 18 साल से ऊपर है उसको वोट डालने का अधिकार है। अगर इसमें कुछ बदलाव लाया जाता है, अगर कोई जैसे मतलब आज के समय में डजन मैटर कि बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है, उम्र मैटर करती है। 18 साल उम्र होगी तो आपको वोट डालने का अधिकार। कल को पार्लियामेंट में एक बिल अगर सरकार लाके लेके आती है कि भाई जो भी वोट डालेगा मिनिमम 10th पास होना चाहिए, या मिनिमम 12th पास होना चाहिए, या मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर, और इसके अलावा अगर कोई आदमी जो टैक्स पे ना कर रहा हो उनसे अगर वोटिंग राइट छीनना है, सपोज अगर ऐसा कोई बदलाव लेके सरकार आती है, ठीक है, तो वो है हमारा सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होगा। तो इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट के जो इलेक्शन प्रोसेस में अगर सरकार कुछ बदलाव लेके आना चाहती है, या स्टेट लेजिस्लेचर जो एमएलए हमारे जो चुने जाते हैं उनके इलेक्शन में अगर सरकार कोई बदलाव लेके आना चाहती है, उसके पर्टेनिंग जो भी बिल होगा वो पार्लियामेंट से पास होगा, प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल देगा, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट से जब बिल पास होगा सिंपल वाइज सिंपल मेजोरिटी से बिल हमारा पास हो जाए। तो जितने भी मैटर अभी हम लोगों ने डिस्कस किए ये वो मैटर्स थे जो पार्लियामेंट से सिंपल मेजोरिटी से बिल क्या होते हैं, पास होते हैं सिंपल मेजोरिटी से। तो आप लोगों ने एक चीज, चलो अभी थोड़ी देर में और बात करूंगा, सबसे ज्यादा बिल अगर पार्लियामेंट में किसी तरीके से पास होते हैं तो वो हमारा होता है सिंपल मेजोरिटी से। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है जी हमारे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। क्रिटिसाइज किया जाता है कि ज्यादा मैटर्स, मेजोरिटी ऑफ द मैटर्स जो है पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ कि कौन से ऐसे बिल हैं जो स्पेशल मेजोरिटी से क्या होते हैं जी, पास होता है। व्हाट आर दोज बिल्स विच आर पास बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो सिंपल बात है जी इसमें, एक तो अगर फंडामेंटल राइट्स को लेके कोई बिल है, जैसे मैंने आपको बोला के.एस. पुट्टास्वामी केस, के.एस. पुट्टास्वामी केस जो बात करता किसको लेके, राइट टू प्राइवेसी। एज पर दिस केस राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया, इसको आर्टिकल 21 का हिस्सा बनाया गया एज पर द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कल को पार्लियामेंट कोई ऐसा बिल लेके आती है जहां पे राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, ऐसे बिल को स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास हो। तो ये याद रखना बच्चा आप लोग, फंडामेंटल राइट और दूसरा आ गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे मैंने क्या बोला था आपको, जैसे राइट टू वर्क, हर आदमी जो 18 साल से ऊपर हो गया उसको काम चाहिए, तो सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है तो उसको रोजगार प्रोवाइड करे। अदरवाइज सरकार हैज टू लायबल, सरकार गवर्नमेंट हैज टू गिव सम अमाउंट एज ए पेंशन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज गवर्नमेंट वाज अनेबल टू प्रोवाइड जॉब टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। अगर राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया जाता है तो उसके तहत क्या होगा, हर आदमी को रोजगार देना सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा। लेकिन राइट टू वर्क आज के समय में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 41। तो राइट टू वर्क को अगर फंडामेंटल राइट का दर्जा देना है, ठीक है, तो राइट टू वर्क इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो ऐसे बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेके कोई मैटर अगर आता है तो उस मैटर को स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास करवाना पड़ता है। बात समझ आई। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सिंपल मेजोरिटी,
उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी में दो ही चीजें आती है, एक फंडामेंटल राइट आ गया, दूसरा आ गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ध्यान रखना है, पहली कैटेगरी थी स्पेशल सिंपल मेजोरिटी वाली, और सेकंड कैटेगरी आ गई हमारी कौन सी, स्पेशल मेजोरिटी। और थर्ड कैटेगरी आ गई क्या बोला, स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट, कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट, जो थर्ड कैटेगरी आती है। इनका जो भी मैटर इसके अंडर आते हैं वो मैंने सारे जे लिखे हैं। ये देखो, सबसे पहले क्या आ गया, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। अब आपको पता होगा, प्रेसिडेंट में आपको पढ़ाऊंगा, प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसका मैं समझाऊंगा, जो वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज क्या, वहीं पे मैं बात करूंगा, अभी नहीं, ठीक है। अगर उसमें कुछ बदलाव लेना सरकार लेके आना चाहती है तो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी तो है, साथ में 50% ऑफ द इंडियन स्टेट उनका कंसेंट भी चाहिए। मतलब 28 स्टेट में से 14 स्टेट जो है, 14 स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, एग्जीक्यूटिव पावर कितना है, जैसे ये क्या बात कर रहा है, यूनियन और स्टेट। यूनियन में एग्जीक्यूटिव कौन आ गया, सब प्राइम मिनिस्टर आ गए। यूनियन में एग्जीक्यूटिव कौन आ गया, हमारा कैबिनेट मिनिस्टर आ गया। यूनियन में एग्जीक्यूटिव में कौन आ गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ गया। यूनियन में एग्जीक्यूटिव में कौन आ गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो उनका क्या पावर है। और ऐसे ही गवर्नर, स्टेट में कौन हो गया, गवर्नर, स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट में एडवोकेट जनरल, ठीक है। इनका पावर क्या है, ठीक है। इसको लेके अगर कोई पार्लियामेंट में बिल पास होता है तो वो दो थर्ड कैटेगरी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट इज रिक्वायर्ड टू पास सच टाइप ऑफ बिल। उसके बाद क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये दोनों एक ही बात होगी। एनी ऑफ द, अच्छा ये देखना है, आप लोगों को मैंने बताया यूनियन लिस्ट है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ स्टेट लिस्ट है, और आप लोगों को मैंने बताया हुआ कॉन्करेंट लिस्ट है, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने क्या बोला, अगर यूनियन लिस्ट के आइटम को उठा के स्टेट लिस्ट में डाला जाता है, या फिर स्टेट लिस्ट के आइटम को उठा के यूनियन लिस्ट में डाला जाता है, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम को उठा के आइदर इन यूनियन लिस्ट और इन स्टेट लिस्ट में डाला जाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर को स्टेट लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो वो बिल अगेन थर्ड कैटेगरी से पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट इज रिक्वायर्ड। बात समझ आई। और लेजिस्लेटिव पावर का मतलब हो गया कि यूनियन लिस्ट में किन मैटर्स पे कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को है, या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है उनके कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। इनमें कुछ हेरा फेरी होती है, ऊपर नीचे करते हैं, यूनियन लिस्ट का स्टेट लिस्ट में, जो स्टेट लिस्ट का यूनियन लिस्ट में अगर कुछ अदला बदली होती है तो वो भी ये थर्ड कैटेगरी से बिल पास होगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द पार्लियामेंट, राइट। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या था, 6 मेंबर पार्लियामेंट थे लोकसभा, और 4 मेंबर पार्लियामेंट थे हमारे राज्यसभा, टोटल 10 मेंबर पार्लियामेंट। तो किस स्टेट का कितना रिप्रेजेंटेशन होगा, मान लो कल को गवर्नमेंट बोलती है कि जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन अब 6 मेंबर पार्लियामेंट से बढ़ा के हमने 7 करना है, 8 करना है। राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन हमने पार्लियामेंट में बढ़ाना है। अगर कोई ऐसा बिल पास होता है तो थर्ड कैटेगरी से बिल पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट इज रिक्वायर्ड। उसके बाद क्या आ गया, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल का अमेंडमेंट करना है, उस प्रोसीजर को ही बदलना चाहते हैं, उस प्रोसीजर को ही अगर बदलना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा बिल आता है
तो थर्ड कैटेगरी से पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट। तो ये तीन कैटेगरी आ गई, तीन कैटेगरी आ गई। पहली कैटेगरी आ गई स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, और दूसरी कैटेगरी आ गई स्पेशल मेजोरिटी, और थर्ड कैटेगरी आ गई स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट। अब मैं जहां पे एक बात और लिखने वाला, स्पेशल मेजोरिटी में कौन से मैटर आएंगे, फंडामेंटल राइट वाले, और दूसरा कौन सा आ गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और थर्ड पॉइंट, अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ोगे तो वहां पे उन्होंने एक लाइन और लिखी, अगर कोई ऐसा मैटर है जो फर्स्ट कैटेगरी में भी नहीं है, सिंपल मेजोरिटी वाला, या फिर कोई ऐसा मैटर है जो थर्ड कैटेगरी में भी नहीं है, मतलब स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट, इस कैटेगरी में भी नहीं है, फर्स्ट कैटेगरी में भी नहीं है, थर्ड कैटेगरी में भी नहीं है, तो वो ऐसा बिल जो है वो सेकंड कैटेगरी में स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होगा। एनी ऑफ द मैटर्स नॉट कंटेन्ड इन फर्स्ट कैटेगरी, any of the matter which is not contained, any of the matter which is not contained either in first category or third category, तो वो हमारा स्पेशल मेजोरिटी से बिल क्या होगा, हमारा पास होगा। तो ये कहानी बच्चे आप लोग अपने कॉपी पे लिख लें। तो ये मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीन तरीकों से अमेंडमेंट 368 पार्ट 20 साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, और 3 पॉइंट मैंने आपको वहां पे बताए भी थे कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस का कोई भी प्रावधान नहीं है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। बात समझ आई? पार्लियामेंट में बिल पेश करने से पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना जरूरी है। दो बातें, और क्या बातें थी शाबाश, और क्या बात बोली थी मैंने? बिल किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला बिल जो है वो पास पेश इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी मैंने आपको बताई थी इसको लेके, जे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस ठीक है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो टॉपिक मेरा खत्म होता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कल मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाला, उसके बाद मेरा टॉपिक शुरू होगा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट वाली क्लास जो है जरूर पढ़ना है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर सारा पढ़ेंगे उसमें। तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करता हूँ। कल 2 क्लासेस होंगे, कल 2 क्लासेस होंगे। ठीक है, तो भाई रविकांत, अंजलि भाई, आप लोग ये जो रेगुलर सुनते हो, बाकी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर हमने ऑफलाइन हम लोग लेक्चर अटेंड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग आज टाइम से हो जाएगा प्रेजेंट क्लास में। ओके, थैंक यू।